नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज हम आपके सामने वो बातचीत रखना चाहेंगे जो बातचीत हमारे एडिटर सैयद कासिम साहब ने टीवी 9 भारतवर्ष पर की, यानी टीवी 9 का जो उत्तर प्रदेश चैनल है उस पर की। उसमें वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सर सैयद कासिम के बीच क्या बात हुई, ये आप जानिए। और जानिए कि अखिलेश यादव से क्यों नाराज है मुसलमान। जी हां। जुमला आलोक जी उसमें शामिल कर लीजिएगा। पीडीए का मतलब आपने पूछा, मुस्लिम के अलावा सब है। आलोक जी अब आप बोलिए। नहीं, मैं तो पहले सुनील सर की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मत है और उससे अगेंस्ट मत विपक्ष के पास ज्यादा मत है। साहब, 1950 के बाद जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, कांग्रेस को कभी 51% मत नहीं मिला। 49%, 49.16% इंदिरा गांधी की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद मिला था राजीव गांधी को। इसका मतलब है कांग्रेस को कभी 42%, कभी 47%, कभी 37%, कभी 36%। मैक्सिमम मत जो कांग्रेस को मिला इंदिरा गांधी की मृत्यु के पहले, वो 47% था, शायद द्वितीय या तृतीय चुनाव में। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद से, तुरंत बाद से ही जो कांग्रेस विरोधी मत था वो ज्यादा था। तो भी कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, ये मैं फैक्ट्स के साथ आपको बता। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में हम 2/2+2 हम ऐसे नहीं जोड़ते हैं। अगर ऐसे जुड़ता होता तो कांग्रेस सरकार पहले चुनाव में ही हार गई होती और कभी सत्ता में न आती, क्योंकि विपक्ष का मत हमेशा तब भी ज्यादा था जब देश में नई नई स्वतंत्रता मिली थी और राष्ट्रवाद चरम पर था। तब भी कांग्रेस कभी भी 50% मत नहीं प्राप्त करी। इसलिए इस बात से मुझे असहमति है कि विपक्ष का मत ज्यादा हो, एक हो जाए तो जीत जाएगा। 2019 में भी एक हुआ था, बीजेपी का सुपड़ा नहीं साफ कर पाए थे, हालांकि छोटा सा डेंट कर पाए थे जब 74-73 सीटों से घटा के 64 पे ले आए थे। इसलिए विपक्ष एक होगा। मैं उसके लिए गांव की कहावत कहता हूं कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है, तेल नौ मन होगा नहीं, राधा नाचेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष के पास एक होने का जो पिलर है वो कांग्रेस है। और जब से कांग्रेस की तरफ कर्नाटक और तेलंगाना में मुस्लिम मत गया है, तब से सारा का सारा जो विपक्ष है वो डरा हुआ है खुद कांग्रेस से कि उसका मत कांग्रेस ना ले जाए। तो इसीलिए, क्योंकि अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के पास मत चला गया तो क्या गारंटी है कि जब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे वो क्षेत्रीय दलों के पास मत लौट कर वापस आएगा। इस कड़ी में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष यूनाइट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। अब बात आते हैं दूसरी, अखिलेश यादव जी की। अखिलेश जी का दलित प्रेम वैसे ही है जैसे, मतलब अब हम इसका उदाहरण देंगे ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि ये कृत्रिम फूलों की में डाली गई कृत्रिम सुगंध है। अखिलेश जी का वोट, जो अखिलेश जी का जो दलित प्रेम है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, ये नकली है, ये बनावटी है, ये क्षणिक है। ये प्रेम दिखावा है। और अखिलेश जी का प्रेम वैसे ही दलित प्रेम है जैसा भी 2022 के पहले ब्राह्मणों और सवर्णों से प्रेम था, जब वो परशुराम जी का फरसा लिए घूम रहे थे। तो पंडितों ने भी इन पे भरोसा नहीं किया और दलित भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अब पीडीए में तो सवर्ण वैसे भी नहीं है, पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है। और कासिम भाई के हिसाब से अल्पसंख्यक है नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मैं इसमें कुछ घूमा हूं तो अब पहली बार ऐसा लगता है कि कासिम जी की बात से थोड़ा थोड़ा मैं भी सहमत हूं। कि मुसलमान कहता है, अब मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं सुन के आया बहुत जगहों पर कि मुसलमान कहता है चाहे हमारा वोट खराब हो जाए लेकिन हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। मेरे लिए आश्चर्य की बात है पंकज जी कि मुस्लिम ने पिछले 75 सालों में कभी इस आधार पर आपको वोट नहीं कासिम किया। साहब सलाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं थैंक कासिम यू साहब। सर। हाँ। जी, तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है, नहीं नहीं, मैं कभी उसमें कासिम जी की उसमें बात उसमें को। उसमें आलोक जी प्लीज, उसमें पंकज जी, हमारी और आलोक जी की एक मतलब बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। हम लोग बहुत जमाने से अलग अलग चैनल्स पे बैठते हैं। और मैं एक चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि मेरे पास जो है कि मुस्लिम कह रहा है हम फेंक देंगे लेकिन कांग्रेस को देंगे, हार जाए जमानत कासिम जब्त हो सर, जाए। तो इसमें एक बात आलोक जी ने और कहा था कि जोड़ेंगे। मैं इसको कासिम सर, स्वीकार नहीं 30 करता सेकंड हूँ। में आप भी जोड़ूंगा। मुझे आज एक मुसलमान मिला ट्रेन में, मुस्लिम भाई मित्र, उसने कहा मैं सपा को वोट नहीं दूंगा और अगर कांग्रेस में गड़बड़ी लगी, कांग्रेस अगर गठबंधन करती है सपा से, तो मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। अब अगर इसको आधार माना जाए तो फिर आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की, फिर आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए कि अगर मुस्लिम कहता है कि अगर कांग्रेस और सपा में गठजोड़ हुआ तो मैं भाजपा को वोट दे दूंगा।
इसको अगर पैरामीटर माना जाए तो इसका मतलब है कि फिर कासिम जी की बात से मुझे सहमत होना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी पंकज जी। चलिए, तो ये तो आपने बड़ा ही जोरदार स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ा सवाल ये भी है, या क्या आप वैसे लोगों से मिले जो बीजेपी के लाभार्थी वर्ग से आते हैं? क्यों, कहीं उन्होंने तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया तो मेरा मत बीजेपी को चला जाएगा। कहीं इस तरह की बात तो नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति ज्यादा प्रेम देखा या समाजवादी पार्टी के प्रति ज्यादा नफरत देखी? जरा इसको विस्तार से बताइए आलोक जी, मैं ये समझना चाहूंगा। पंकज जी, नफरत की जगह निराशा। उसने ये कहा कि ये बात अनुपम मिश्र जी कहते हैं, मैं उन्हीं की बात को कोट करता हूं। उसने कहा कि हम 2014 से दे रहे मत, हमने 91% मत दे दिया और अखिलेश जी कर क्या पाए। मैंने पूछा उससे, खुरेदा, मैंने 2-3 घंटे बात की, तो हमें वो बीजेपी का लाभार्थी वर्ग नहीं दिखा। एक अच्छा अर्निंग क्लास मुसलमान था, वो एक बैंक में जॉब करता है, एस बैंक में जॉब करता है, कानपुर में ही रहता है। तो उसने एक बात कही कि अखिलेश जी कर क्या पाए। तो हमने कहा फिर कांग्रेस को क्यों दे रहे हो? तो बोले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। तो हमने कहा उससे मिला क्या? बोले कम से कम कांग्रेस और राहुल गांधी रोड में तो आ रहे हैं। उसके साथ में जो उसने नहीं कहा वो मैं जोड़ता हूं, उसमें उसके साथ ये था कि कांग्रेस का प्रो मुस्लिम झुकाव दिखाई देता है। ये उसने नजरों में कहा, मुंह से नहीं कहा। तो प्रो मुस्लिम जो उसकी नीतियां हैं, खासकर से कर्नाटक में 300 हिंदुओं पर एक मुस्लिम भाई के एक दुकान जला देने का केस था और कांग्रेस ने भी ओपन किया 10-12-15 दिन पहले, जबकि वो केस सेटल हो गया था। ऐसे कई ऐसे आपको मुद्दे मिलेंगे जहां कांग्रेस प्रो मुस्लिम होते हुए दिखाई देती है। तो जो उसने मुंह से नहीं कहा, आंखों से कहा, उसने कहा कांग्रेस हमारा पक्ष ले रही है और अखिलेश यादव पक्ष ले भी तो किसी लायक नहीं है, इनको मत देने से अच्छा है कि हम बीजेपी को मत दे दे। ये मेरा एनालिसिस। चलिए, अगर इस तरह की बात उठ रही है तो अगर सुनील जी इजाजत दें, पंकज जी अगर सुनील जी इजाजत दें जी, तो मैं सुनील जी से पहले बोल। हाँ, नहीं, आप बोलिए, फिर मैं सुनील जी के पास आलोक जी ने जो बात कही, आपने जो सवाल किया, बस उसी पे आ रहा हूं। हाँ जी, हाँ। जो आपने पूछा ये नफरत के आधार पे है या कांग्रेस के प्रति मोहब्बत है, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि जहन में कोई चीज आती है तो रुकती नहीं, निकल जाती है। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले जो एंगल है उसमें भी मैं जोड़ देता हूं। अखिलेश यादव को पिछले 7 सालों से मुस्लिम से दूरी बनाते हुए साफ देखा गया, मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव के मंच पे मुस्लिम टोपी नहीं दिखाई देती है, मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने होने वाला पार्टी का अवतार बंद कर दिया है, यह मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव ने पीडीए में मुस्लिम एम नहीं रखा, पिछड़ा रखा, दलित रखा, अल्पसंख्यक रखा और उस अल्पसंख्यक को आधी आबादी बनाया, उसके बाद आधी आबादी के बाद अगला बनाया और मुसलमान का जिक्र नहीं किया, मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव ने अभी तक किसी मजार पे चादर नहीं पोशी की हो, फोटो नहीं आई है और तमाम मंदिरों में जाते रहते हैं, यह मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव ने मुस्लिम्स को बुला के इंस्ट्रक्शन दिया, मुझसे कहा, मेरे पास वो इंटरव्यू है, मैं आपको चाहिएगा तो भेज दूंगा। एक मुस्लिम पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के 4 बार के पूर्व विधायक, उन्होंने ये कहा कि साहब अखिलेश यादव ने हम मुस्लिम विधायकों को बुलाया और एक राय साहब थे, उन्होंने राजीव राय नहीं कहा, राय साहब थे, उन्होंने कहा कि आप लोग मुलायम सिंह की वो वाली अंगोछा जिसमें वो लाल लाल ऐसे खाके थे वो मत पहनिएगा, वो फोटो मत लगाइएगा, मुलायम सिंह की या मेरी कोई टोपी का फोटो पोस्टर में नहीं लगाइएगा, ये मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव ने आजम खान, आलोक भाई के शहर के सोलंकी या क्या कहते हैं शाजिल इस्लाम अंसारी, इनके मुद्दों को टैकल नहीं किया, मुसलमानों का कहना है। अखिलेश यादव ने बगल में सीतापुर 70 किलोमीटर, हरदोई 80 किलोमीटर, एक जगह पे क्या कहते हैं तंजीम फातिमा है, एक जगह पे आजम खान है, 3 महीने से ऊपर हो गए, आज तक जेल में उनसे मुलाकात नहीं की, ये मुसलमानों का कहना है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीजों में जब अखिलेश यादव बैठते हैं उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं बैठता। आज बदोसराय में भी अखिलेश यादव जब गए तो अवधेश प्रसाद थे, उनको सामने नहीं रखा गया, दलित चेहरे हैं, उनके पीछे अरविंद सिंह गोप खड़े हुए थे और अशरफी लाल यादव के वो बेटे की फोटो है जो बगल में एक सदरी में लड़का खड़ा हुआ है।
मुस्लिम चेहरे जो हैं, फरीद महफूज किदवाई से लेके, अदनान से लेके, चौधरी रम्मी से लेके, कोई एक मुस्लिम चेहरा उसमें नहीं था। ये मुसलमानों का कहना है। आप मोदी ने अजमेर चादर भेजी, सारी मस्जिदों में गए, और उसके अलावा मुस्लिम महिलाओं से योगी आदित्यनाथ मिलते हैं, मोदी उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, और इस तरह के सारे कार्यक्रम में आप मोदी को देख सकते हैं, योगी को पा सकते हैं, जो मुस्लिम हित से या मुस्लिम से जुड़े हुए होते हैं। ये वो कारण है कि अखिलेश से नफरत की हद तक दूर हो गया मुसलमान, और कांग्रेस को वो हर मुद्दे पे खड़ा हुआ देखता है। अगर कांग्रेस नहीं तो बीजेपी को दे देगा, लेकिन अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा। पंकज नहीं तो अखिलेश यादव क्या इस बात को भांप गए हैं? इसलिए अखिलेश यादव ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि गठबंधन से हटा भी दिया जाएगा तो भी हम गठबंधन में बने रहेंगे, हम गठबंधन को छोड़ेंगे नहीं। क्या सुनील शुक्ला जी, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई है? और दूसरी बात जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर सारा विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी के गठजोड़ को आप फॉर्मिडेबल अलायंस मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि यह गठजोड़ बीजेपी से उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से टकरा सकेगी? क्या बीजेपी को यह शिकस्त देने की क्षमता इस गठजोड़ में है? क्या ऐसा दिखाई पड़ता है? क्योंकि यह तो अब साफ हो गया कि मायावती इस गठजोड़ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही हैं? मैं आपके यहां कल भी कहा था और आज ही दोहरा रहा हूं कि मायावती जी का वो अंतरिम बयान है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि वह इंडिया दल समूह में आएंगी। खैर, मैं गलत भी हो सकता हूं। नंबर 2, अगर आपने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी का जो गठबंधन है वो फॉर्मिडेबल गठबंधन है जो बीजेपी से लड़ सकता है। अगर 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लड़ करके 15 सीटों का बीजेपी को नुकसान कर सकती है, तो ये मेरा मानना यह है कि अगर ये गठबंधन होता है तो 2024 में इस साल का जो चुनाव होगा उसमें भी बीजेपी को नुकसान होगा। तीसरी बात जो आलोक पांडे जी ने कहा कि 1951 से लेकर के कभी भी भारतीय कांग्रेस को 50% वोट नहीं मिला, विपक्ष के पास ज्यादा वोट था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब भी मैंने क्या कहा कि गैर भाजपा वोटों के विभाजन को रोकना होगा। क्या कांग्रेस के खिलाफ जो मत थे उस मतों के विभाजन को रोकने की कोशिश बीजेपी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने की, जबकि कांग्रेस साफ हो गई, सत्ता से बाहर हो गई। एनडीए जब बना सत्ता से बाहर हो गई बीजेपी का कांग्रेस, और यूपीए जब बना तो एनडीए बाहर हो गई सत्ता से। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सत्ता के खिलाफ जो विरोधी मत हैं उन मतों के विभाजन को अगर आप रोक लेते हैं, 1952 में भी किसी ने नहीं प्रयास किया कि कांग्रेस के खिलाफ के मतों को आप रोकने का प्रयास कीजिए, 57 में भी किसी ने नहीं किया, 62 में भी किसी ने नहीं किया, 67 में भी किसी ने नहीं किया। जिस समय जब मतों के विभाजन को रोकने का प्रयास करते हैं तो परिणाम आता है। आप इस तरह का उदाहरण दीजिए कि मैं जो बात कर रहा हूं कि आप मतों के विभाजन को रोकने का प्रयास करें। नंबर 1, अगर आप बात कीजिएगा, अगर आपातकाल नहीं लगता तो फिर भी विपक्ष नहीं जीत सकता था। ये इंदिरा गांधी की आपातकाल का दुष्परिणाम था, न विपक्ष के प्रयास का। इसका आप प्लीज गंभीर अध्ययन कीजिएगा, मैंने किया। तो सवाल है ना कि आप सुनील जी, आलोक भाई, बहुत माफी के साथ एक बात कह दूं कि और 2019 का चुनाव आप मानेंगे कि नहीं मोदी जी का प्रताप था? तब पोलिंग कभी 62% से ऊपर नहीं हुई थी। 50 पे बहस ना कीजिए। नहीं, बोलिए सुनील जी। मैं इसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़े हुए मतों की बात कर रहा हूं। मैं संपूर्ण मतों की बात नहीं कर रहा हूं, इतना ज्ञान मुझको भी है भाई। मैं पढ़े हुए मतों की बात कर रहा हूं। 62% मतदान हुआ हो चाहे 32% मतदान हुआ हो, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो पढ़े हुए मत थे उनकी बात की जा रही है, और जब मत प्रतिशत की बात की जाती है तो पढ़े हुए मतों की बात की जाती है। नंबर 1, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन सुनील सर, बस यही है कि वो आपातकाल का दुष्परिणाम था। मैं विपक्ष की एकता का नहीं मानता, विपक्ष की एकता पहले से भी प्रयासरत थी, लेकिन इंदिरा गांधी की गलती की वजह से सत्ता से बाहर हुई थी और 2 साल में फिर सत्ता में आई थी और उससे ज्यादा मजबूती से आई थी इंदिरा गांधी। 2004 में क्यों हार गई एनडीए? 2004 में एनडीए क्यों हार गई? 2014 में क्यों एनडीए? अरे देखिए, हर समय कोई ना कोई कारण होता है। 2004 में कोई इमरजेंसी लगी थी भाई। अब इंडिया हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रतापी नेता हार गया। पांडे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रतापी नेता चुनाव हार गया।
जब एनडीए के खिलाफ यूपीए सत्ता में आई, इन्होंने बनाया है क्या? मतों के मैं यही आपके थे, लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी 2004 की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। कांग्रेस सबसे नीचे पायदान में खड़ी है। चलिए पांडे साहब, आलोक जी इनको बात पूरी कर लेने दीजिए। जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने कब इनकार किया? मैं तो कह रहा हूं कि आज 2014 में, 2019 में, 2024 में भारतीय, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि बीजेपी के पास प्रतिबद्ध मतदाता हैं। बीजेपी ने अपने मतदाताओं को तैयार किया है, मैं साफ कह रहा हूं आपसे इनकी लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि इन प्रतिबद्ध मतदाताओं की संख्या इतनी नहीं है कि अपने बूथे पर केवल अपने, अगर गैर बीजेपी मतदाताओं का कंसल्टेशन हो जाएगा तभी वो बीजेपी को जिता लेंगे। यह मैं इस आधार पर कोई सपना नहीं देख रहा हूं, यह लगातार मैं देखता चला रहा हूं कि मतदाता ही गैर बीजेपी मतदाता कंसल्टेट हो रहा है। कर्नाटक में कंसल्टेट हुआ, तेलंगाना में कंसल्टेट हुआ। अब हालत देखिए आप कि जो पार्टी मणिपुर में, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जैसी पार्टी हार गई केवल बीजेपी की नजदीकी के कारण, और गैर बीजेपी मतदाता जो था वह मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ 2-2.5 साल पहले अस्तित्व में आई पार्टी के साथ खड़ा हो गया हो और फिर बीजेपी को हरा दिया। राजस्थान में देख लीजिए आप, राजस्थान में आप देख लीजिए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में देख लीजिए कि अगर आप एक साथ अगर विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ा होता, मैं कह रहा हूं, मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, मेरे केवल स्थिति यह है कि बीजेपी का प्रतिबद्ध मतदाता है, बीजेपी के साथ लगा हुआ है, उसने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा इन तीनों राज्यों में जिसमें आप जीत की बात कर रहे हैं। और आप तेलंगाना में देख लीजिए, 2000 के सीआर साहब के खिलाफ बीजेपी बड़ी ताकतवर रही थी कांग्रेस के मुकाबले, 4 सीट जीत करके आई थी लोकसभा में, कांग्रेस 3 सीट पर सिमट गई थी। और हैदराबाद निगम के चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें जीत मिली थी, बीजेपी कांग्रेस और नीचे चली गई। लेकिन बाद में जब राजनीतिक स्थितियां बदली, लोगों ने बीआरएस से असंतुष्ट लोगों ने बीजेपी को स्वीकार नहीं किया। प्रश्न केवल इस बात का है कि अगर आप, और स्थिति बनती जा रही है ना, मतों का विभाजन नहीं हो रहा है। जो लोग बीआरएस से नाराज थे वो कांग्रेस के साथ नहीं, वो बीजेपी के साथ नहीं गए। जो बीजेपी से नाराज लोग थे वो बीआरएस के साथ नहीं गए, वो कांग्रेस के साथ चले गए। और अब तेलंगाना में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तेलंगाना की 119 सीटों में कांग्रेस को कभी समर्थन बहुमत नहीं मिला था जब आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। यह एक इतिहास है वहां का। आज की स्थिति यह है कि मेरा अपना मानना है कि आज का मतदाता 2 भागों में बटा हुआ है, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। आप केवल मुस्लिम मतदाताओं जिसकी बात आप कर रहे हैं, पांडे जी के साथ कोई आदमी मिलता हुआ कहता है कि साहब मैं समाजवादी पार्टी को तो वोट नहीं दूंगा लेकिन वो बीजेपी को वोट दे देगा, तो क्या बीजेपी ने टोपी पहन ली? क्या बीजेपी आजम खान के पास चली गई? क्या बीजेपी चादर चढ़ाने चली गई? क्या बीजेपी अल्पसंख्यकों के मुद्दों के साथ खड़ी हो गई? कौन सा मुद्दा आ गया? सवाल इस बात का है कि अरे भाई सुन तो लीजिए पांडे साहब, 2022 के विधानसभा के चुनाव में जिस बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर लड़ती हुई नजर कहीं नहीं आई, किसी मुद्दे पर नजर नहीं आई। किसी का मकान गिरा गया, किसी का दुकान गिरा दिया गया, किसी की गिरफ्तारी हो गई, किसी मुद्दे पर सड़क पर दिखाई नहीं पड़ी हो। अखिलेश यादव जिस आक्रामकता के साथ विधानसभा के अंदर दिखाई पड़े, वह उस आक्रामकता के साथ तो किसी मुद्दे पर सड़क पर नहीं दिखाई पड़े। नाराजगी लोगों के अंदर है कि अगर आप उनके मुद्दों के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है तो आपके साथ क्यों जाएगा? जो मायावती का प्रतिबद्ध मतदाता अल्पसंख्यक होता था उसे क्यों छोड़ दिया उनका साथ? 2019 में, 2014 में, 2017 के विधानसभा के चुनाव में अल्पसंख्यकों ने मायावती जी को अपना विकल्प माना था, लेकिन क्यों छोड़ के चले गए वो? क्योंकि मायावती जी बीजेपी के नजदीक दिखाई पड़ने लगी, उनकी राजनीतिक गतिविधियां बीजेपी को मदद करती हुई दिखाई पड़ी। बीजेपी के साथ उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया, बीजेपी के साथ उन्होंने मंच शेयर नहीं किया, लेकिन जो उनकी गतिविधियां थी उससे लोगों को लगा कि यह बीजेपी की मदद कर रही हैं। और जो उनका अल्पसंख्यक स्ट्रांग सपोर्ट होता था बीएसपी का, छोड़ के चला गया वो। आप 2019 में जो वोट पड़े थे बीएसपी को, आप 2022 में क्यों नहीं रह गया वो? आप 2019 के चुनाव में गठबंधन के बावजूद जो समाजवादी पार्टी का मत है वो नहीं बढ़ा, बहुजन समाज पार्टी का मत बढ़ गया और उसकी सीट संख्या भी बढ़ गई। लेकिन 2022 में वह 12 से 13% सिमट कर रह गई मायावती जी, और उसका सबसे बड़ा चंक था अल्पसंख्यक मतदाता जो उनको छोड़ के चला गया। और आज की स्थिति क्या है? दलित वोट भी मायावती जी के साथ। मैं आज भी मानता हूं कि दलित लोगों के बीच में सर्वाधिक सम्मानित नेता मायावती जी, बशर्ते वो मैदान में तो हो। आज की स्थिति क्या है? दलित मतदाता कहां चल, घोषी में क्यों नहीं दे दिया मायावती जी कहने पर?
खतौली में क्यों नहीं दे दिया मायावती जी के कहने पर? वो कैसे चला गया विरोधी विपक्ष के साथ? वो कौन से वो मतदाता थे जिन्होंने घोसी के मतदान में 20% वोट बढ़ा दिया समाजवादी पार्टी का? ये कहां के नए मतदाता है? किसने वोट को कहां से वोट आ गए? सवाल ये नहीं है। आज कोई किसी वर्ग का मतदाता केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी के पास प्रतिबद्ध मतदाता नहीं। थोड़े मोड़े समर्थक उनके हैं, पार्टी के वर्कर होंगे। बीजेपी के पास प्रतिबद्ध मतदाता है। लेकिन अगर आप जो बीजेपी से संतुष्ट राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, तो बीजेपी के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खड़ा होंगे तो आपका मतदाता आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। ठीक है आलोक जी आप जवाब दीजिए। आगे भी होगा। आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए सुनील जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक पक्ष है। अखिलेश यादव अगर मुसलमानों के साथ नहीं खड़े दिखे तो हिंदुओं के साथ कितना दिखे? वो किसी के साथ खड़े नहीं दिखे। इसलिए ये कहना कि मुसलमानों को जब घर गिर रहा था तो नहीं दिखे, हिंदुओं को घर गिर रहा था तो कौन दिख गया अखिलेश यादव? पहली बात ये है। दूसरी बात रहेगी कि कर्नाटका में बदल दिया कांग्रेस में। बार बार कहता हूं, मुसलमान कर्नाटका में इसलिए गया क्योंकि उसकी अपनी पूंजी थी वोट बैंक की। तेलंगाना में इसलिए गया क्योंकि उसकी अपनी पूंजी थी कांग्रेस के अपने वोट बैंक की। इसलिए 2-4% ट्विस्ट हो गया मुसलमानों का वोट। 90% वोट नहीं मिल गया समाजवादी पार्टी की तरह मुसलमानों का। आप सर्वे देख लीजिएगा। तो इसलिए मैं इस बात से आज एक बार एग्री हुआ हूं जो मैंने एक रिसर्च की, भले वो बंदा एक था, कि इतनी नाराजगी अगर है तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरा हो सकता है। ये बात अलग है। लेकिन रही बात यह कि बीजेपी के पास प्रतिबद्ध मतदाता है, बाकी किसी के पास नहीं है। बीजेपी के मतदाता को इतना कम है, 45 से 50% है प्रतिबद्ध मतदाता। और ये बिखरा हुआ स्कैटर्ड मतदाता है, और जिसके नेता रोज ऐसे लड़ते हैं जिसे गली गया, हम उसके आगे नहीं कहेंगे। क्या कहूं मैं? ये इंडिया गठबंधन है जो सीट तय नहीं कर पा रहा। ये इंडिया गठबंधन है जो एक दिन मायावती की बेइज्जती करता है, दूसरे दिन कहता है कि उनका सम्मान करते हैं। ना हंसता है ना रोता है। ये है इंडिया गठबंधन। ये इंडिया गठबंधन है जो पंजाब में कांग्रेस को 0 सीटें देता है। ये इंडिया गठबंधन है जो ममता बनर्जी 2 सीटों की बात करती है बंगाल में। ये यूनिटी है। इस यूनिटी के साथ आप बीजेपी को हराएंगे। ऐसी यूनिटी अगर बनाए रखेंगे तो ये 2029 में भी नहीं जीतेंगे। 24 की तो बात छोड़ दीजिए, टक्कर देने की बात छोड़ दीजिए। इस यूनिटी के साथ अगर ये जाएंगे, इस लड़ाई के साथ अगर ये जाते हैं, तो बीजेपी को ये 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस जीतेगी अगर इसी तरह की यूनिटी ये दिखाते रहे। आप मान के चलिए, जो बीजेपी का विरोधी मतदाता है वो इंडिया गठबंधन से नाराज है, नाखुश है, और कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन से नाराजगी में बीजेपी को वोट दिया है कि वोट खराब करने से अच्छा है कम से कम ये खुशी मिले कि हमने जीतने वाली पार्टी को वोट दिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग और इंडिया गठबंधन की विचारधारा के समर्थक सारे लोगों को बात ध्यान देना होगा कि उनको गठबंधन का एक नेता का सामान्य शिष्टाचार व्यवहार करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आप लड़ते रहोगे तो आपको ऐसा ना कि आपकी जमानतें जब्त हो बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आज भी मीटिंग हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हाँ, हम लोग आधा दूरी तय किए हैं, अभी भी आधा चलना बाकी है। सवाल यह उठता है कि चुनाव पास है, भाजपा हर तरह की तैयारी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी कह रही है कि हम लोगों ने आधा दूरी तय की है। तो यह एक सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन कर क्या रहा है? इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ सही है, या एक वोट बैंक के चक्कर में, या मजबूरी में सब आपस में आने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव ने जो सपना देखने की बात कही है उसमें दम क्या है? महेंद्र सिंह जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, बीच में लगा आप कहीं चले गए हैं इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं कर पाया। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए पंकज जी, ये चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। इंडिया गठबंधन इसी पूरे जो उनका एक साथ आने का जो मुहिम चली वो इसी पे चली कि एक के बदले एक, कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट दे पाए। और अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से 2024 का चुनाव उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला। और जो निश्चित रूप से मैं एकदम सहमत हूं कि उनके जो समर्थक हैं वो निराश है जिस गति से इस गठबंधन में जो नेतृत्व है वो आगे बढ़ रहा है। हालांकि बहुत तेज शुरुआत जो है नीतीश कुमार ने की,
और उन्होंने ही बोला, और ये बार बार हम लोग सुनते हैं नीतीश कुमार और केसी त्यागी को, कि हमारी पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से एक नेतृत्व होता था, चाहे अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो जो एक शरद यादव जिस भूमिका में रहते थे, या हम यूपीए की बात करें तो हरकिशन सिंह सुरजीत जिस भूमिका में रहते थे, वैसा इंडिया गठबंधन के साथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और वो एक जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस तरीके से एनडीए ने बनाया था या यूपीए ने फिर बनाया, उस तरीके से कोई एक जो है एक जो कॉमन घोषणा पत्र ला पाने में ये लोग सफल नहीं हो पाए हैं। और ये तमाम चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता है उसको जोड़ने की, उसको पोलिंग बूथ तक लाने की जो भी रणनीति है वो बनाने में अभी तक इंडिया गठबंधन के जो है नेता, मुझे नहीं लगता है कि ये सफल रहे हैं। और उनके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो आप देखिए कि उनकी कितनी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो सिर्फ कैंपेन तक नहीं जुड़ा हुआ है। वो उन्होंने पूरी की पूरी तरीके से पूरे साल भर, पूरे अपने टेन्योर में प्लान कर रखा है कि कब क्या करना है, किस प्रकार से करना है, सीटों का बंटवारा कैसे करना है, किस सीट पे किसको लड़ाना है। तो इस पर और आप जो है अब चुनाव घोषणा इसी महीने के अंत तक हो सकती है। तो वैसे में आपके पास न नेतृत्व है, न एक साझा घोषणा पत्र है। तो किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी से, मैं मानता हूं कि अगर मुसलमान मतदाता है या बाकी माइनॉरिटी जो नाराज है तो जाए कहां? आप एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही मान सिंह जी। आपने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के पास ना तो कोई हरकिशन सिंह सुरजीत टाइप संयोजक है जिसकी एक जिम्मेदारी होती थी, जबकि मुझे याद आता है हरकिशन सिंह सुरजीत के लिए कहा जाता था पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये विरोधी कहते थे। लेकिन फिर भी हरकिशन सिंह सुरजीत, जी हां, हरकिशन सिंह सुरजीत तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में कामयाब थे। लेकिन अभी के इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जो सबको एक साथ जोड़ सके। नीतीश कुमार ने पहल जरूर की, लेकिन एक के बाद दूसरे ही मीटिंग में वो हाशिए पर धकेले जाने लगे। हालत ये है कि रोज दिन ये खबर बाहर आ रही है कि नीतीश आज छोड़ेंगे कि कल छोड़ेंगे, छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन नीतीश नाराज हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सवाल यह भी, आपने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन का पर्पस यह था कि बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष एक ज्वाइंट उम्मीदवार दे जो कि तगड़े तरीके से बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर सके। यह भी फिलहाल होता नजर नहीं आता है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी तैयार नहीं है, उड़ीसा में नवीन पटनायक तैयार नहीं है, केसीआर तेलंगाना में तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश में मायावती तैयार नहीं है, और कई सारी पार्टियां हैं जो तैयार नहीं है। और जो बाकी बचे इंडिया गठबंधन में एलाइज हैं, वो कहीं पे ममता कहती हैं हम 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, नीतीश कहते हैं 17 पे हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अभी अखिलेश क्या कांग्रेस के लिए कहेंगे, ये भी शब्द आना बाकी है। लेकिन इन सब के बीच आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शायद इस महीने के अंत में ही चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाए, और उससे पहले ही यह तय नहीं हो पा रहा है कि रन में उतरेगा कौन। इसको लेकर के ही सब पार्टी के उम्मीदवारों में भयानक कंफ्यूजन है। ऐसे में अब बयान बहादुर भले ही इंडिया गठबंधन के नेता हो जाएं, लेकिन सवाल यह उठता है कि उनके बीच बहुत दरार है, बहुत खाई है, जिसको पाटते हुए वो नजर नहीं आ रहे। अखिलेश मुस्कुरा करके जो भी कहें, उनके शब्द और उनकी मुस्कुराहट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए साफ दिखाई प्रतीत होते हैं। बहरहाल महेंद्र सिंह जी आपका, आलोक पांडे जी आपका, सुनील कौशिक जी आपका, और सैयद कासिम जी आपका, आप सभी लोगों का इस डिबेट को बेहद महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो सियासत की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।